हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट मुगल साम्राज्य। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है आज की वर्कशीट में। पिछले कुछ कार्यपत्रक में हमने प्रमुख मुगल सम्राट और उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में कुछ मुगल सम्राट थे, उनके कार्यकाल और उनके अभियानों के बारे में जाना था। अब हम देखते हैं उनकी प्रशासनिक नीति। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो शुरू में क्या हुआ था, जिन भी शासकों ने मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट को कहना नहीं माना, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उनके खिलाफ क्या किए गए थे, अभियान किए गए थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य किसी शासक ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब देखो राजा शक्तिशाली होता है तो दूसरा अगर राजा कम पावर वाला है तो वो क्या करता है, उसको मान लेता है ना कि भाई ठीक है, तुम्हारी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, युद्ध होगा और युद्ध के बाद हार हो जाएगी। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों में सदस्यों को प्रशासन से नियुक्त कर दिया। अब जैसे पहले साम्राज्य छोटा था, धीरे धीरे साम्राज्य बड़ा होने लगा। जैसे जैसे देखो अलग अलग राज्य मिलते गए तो वो क्या हो गया, साम्राज्य बड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ प्रशासनिक नियुक्त कर दिया कि भाई ये चीज़ ये संभालेगा, ये काम ये करेगा। तो अब खुद अकेले तो कर नहीं सकते थे, पहले छोटा राज्य था, धीरे धीरे क्या हुआ, साम्राज्य बड़ा होता गया। तो उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जो क्या करेंगे, उनके काम भार को संभालेंगे। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को भी सम्मिलित कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग थे, सरदार थे या तुर्की थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सभी समूहों को क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मदसबदार कहलाते थे। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मुगलों की सेवा करते थे उन्हें मदसबदार कहलाते थे। मदसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मतलब जिसे जिसे सरकारी नौकरी कहते थे ना, इसी तरह एक सरकारी हैसियत या एक उनको पद घोषित कर दिया जाता था कि ये पद इनका, और उनका काम क्या होता था, मुगलों की सेवा करना। मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, दो वेतन तथा 3 सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक श्रेणी व्यवस्था चलाई कि पहले में क्या होगा, उनका पद डिसाइड किया जाएगा, सेकंड में क्या होगा, उनका वेतन डिसाइड किया जाएगा, और थर्ड में क्या होगा, सैन्य उत्तराधित्व कि उनका क्या कार्य होगा। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर भी निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाएगी। अब देखो जात मतलब कि जितने लोग उस कम्युनिटी के ज़्यादा होंगे उतना ही उनका पद, क्योंकि देखो अब क्या होती है, कम्युनिटी में जितने लोग ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जितनी जात की संख्या होती थी उतना ही उनका पद होता था और उनकी प्रतिष्ठा क्या होती थी, बढ़ जाती थी। उनका वेतन भी उससे अधिक होता था। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। जिसकी 5,000 जात ज़्यादा है उनका क्या होगा, उनका दर्जा, उनको ज़्यादा पावर दी जाएगी, उनको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। ठीक है। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। उनके देखो उनकी सेवा करने के लिए उनके पास क्या होते थे, घुड़सवार होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दबगाते थे, सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। अब देखो इनका काम क्या होगा, इनका मेन काम तो क्या था, मुगलों की सेवा करना। लेकिन मुगलों ने क्या दे रखी थी, इनको पावर दे रखी थी। तो अब इनके पास घोड़े थे, ये अपने घोड़ों को क्या करते थे, उनका निरीक्षण करते थे, उन्हें घुमाने लेके जाते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे। इसके अलावा इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन भी मिलता था। अब ये जो भी सैनिक थे ना, देश की सेवा के लिए या जो उनका साम्राज्य था उसकी सेवा के लिए, उनको वेतन भी कौन देते थे, यही लोग देते थे। मनसबार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब मनसबार को कैसे वेतन मिलता था, वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उन्हें क्या मिलता था, भूमि का जो राजस्व इकट्ठा करना होता था ना, उनमें से उनको वेतन मिलता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मत्स्यदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। जो मत्स्यदार थे वो अपनी जागीर, जो उन्हें प्रॉपर्टी मिलती थी ना, जो राजस्व वो इकट्ठा करते थे, उसमें जो जमीन मिलती थी, वो इन जागीरों पे, उन्हें क्या कहते थे, जागीर कहते थे। लेकिन जो मत्स्यदार थे वो इन जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन्हें प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था।
मतलब जो ज़मीन उन्हें उन्हें ये एरिया दे दिया कि भई यहाँ की आप जो वसूली जिसे कहते हैं, राजस्व का वसूली करोगे। लेकिन वो यहाँ पे रहते नहीं थे, इस एरिया में जो मिला होता था उस पे रहते नहीं थे। वो सिर्फ़ क्या करते थे, जो वसूली करनी होती थी वो उसको इकट्ठा करते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग के सेवारत रहते थे। वो कहीं और काम करते थे, लेकिन उनका जो नौकर या कोई लोग होते थे वो क्या करते थे, उससे वहाँ से सेवा जो जो वसूली करनी है वो लोग करते थे। अब देखो क्या कहा गया चित्र में, अपने सवारों के साथ मनसबदार अभियान। देखो ये क्या कर रहे हैं, अपने सवारों के साथ में क्या कर रहे हैं, मनसबदार मतलब कि अपने सैन्य अभियान जो वो है कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और बताया गया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5,000 जात की पदवी के थे। 5,000 जात की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। पहले क्या थी, 29 थी, अब इनकी पदवी कितने लोग हो गए थे, 79 हो गए थे। जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर है। जो इन जागीरों का क्या किया था, सावधानी पूर्वक इनका क्या किया जाता था, अवलोकन किया जाता, देखा जाता था कि इनका वेतन क्या रहे, बराबर रहे। तो यहाँ पे क्या था, राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। जो इनका मनसबदार थे उनका वेतन क्या था, बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था उन्हें। जैसे जागीर मिल रही है ना, उससे पहले क्या करना पड़ रहा है, उन्हें वेट करना पड़ रहा है। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने वाले यहाँ कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपना शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब के इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इन्हीं कारणों से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ, वो अपनी मर्जी से वसूल कर जितना था अपनी मर्जी से वसूलने लगे और आगे कम सबमिट करवाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों के बीच में क्या हुआ, कई रोष उत्पन्न हो गया, उनके लिए उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मनसबदार जो थे वो अपना वेतन कहाँ से पाते थे, राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। जिस भूमि से वो क्या पाते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, उस भूमि को तो जागीर कहते हैं। और जो वेतन एकत्रित करते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण हो गई थी। पहले क्या सिर्फ तुरानी और ईरानी ही रखे जा रहे थे, लेकिन बाद में सभी प्रकार के जो मनसबदार थे उनकी नियुक्ति क्यों की गई थी। मुगलों का साम्राज्य बड़ा होने पर मुगलों का एक विस्तृत साम्राज्य शासन चलाने के लिए और समाज के सभी वर्गों को सामंजस्य बिठाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति हो गई थी। तो देखो पहले तो क्या थे, सिर्फ तुरानी और ईरानी ही जो मनसबदार थे वो नियुक्त किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हुआ, साम्राज्य बढ़ने लगा और सभी वर्गों में क्या हुआ, सामंजस्य बिठाने के लिए कि सभी वर्गों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, इसीलिए उन्हें क्या हुआ, विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति को मानना पड़ा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार क्या दिखाता था। अगर जात क्या है, मनसबदार जो था उसके जात को देखकर उसके पद और वेतन दिया जाता था, तो सवार क्या दिखाता था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सवार का अर्थ पूछा गया कि सवार क्या था। तो सवार क्या था, घुड़सवारों की निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। मतलब घुड़सवारों की संख्या, मतलब एक मनसबदार क्या हो गया कि वो क्या कर सकता है, अपने अंडर कुछ घुड़सवार रख सकता है। तो ये क्या है, घुड़सवारों की निश्चित संख्या से है जिसे क्या है, कोई भी मनसबदार अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता है उसे, इतने कि वो इतने घुड़सवार अपने अधिकार में रखेगा। ये वाली बात यहाँ पर है, सवार किससे संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।